Hello everyone, this is Bhupendra. Welcome you in your class 7 mathematics. Today chapter number is 11 and the name of the chapter is perimeter and area. Okay, so इस चैप्टर में हम इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो आपको आपकी एक्सरसाइज में यूजफुल होंगे। अगर आपने इसको सही से पढ़ा तो इसका मतलब कि आप अपनी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। तो शुरू करें जी, बिल्कुल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एरिया और पेरीमीटर को ही, कि एरिया और पेरीमीटर होता क्या है। बेसिकली आपने इसको अपने 6th क्लास में भी पढ़ रखा होगा एरिया और पेरीमीटर के बारे में, लेकिन चलिए थोड़ा सा आपको रिवाइज कराते हैं। ठीक है, आपने जो पढ़ा होगा पेरीमीटर के बारे में वो यही पढ़ा होगा कि पेरीमीटर जो होता है ना, आउटलाइन, लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ द शेप होती है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आउटलाइन क्या होती है, जैसे हमने आपको कोई सी भी शेप सामने बना के दे दी, लेट्स सपोज दिस इज अ शेप, ओके, और इसकी जो आउटलाइन है, मतलब इसकी जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री की जो आपकी लेंथ दी होगी वो आपको ऐड कर देनी है, और जब ऐड कर दोगे तो आपको निकल के आएगा उसका पेरीमीटर। जैसे इस शेप में ये 2 सेंटीमीटर हो जाए, ये 4 सेंटीमीटर हो जाए, ये 3 सेंटीमीटर हो जाए और ये 4 सेंटीमीटर हो जाए, तो क्या हम बता सकते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा? यस, तो ये बहुत ईजीली होगा। कैसे? सबका ऐड ही तो करना है। कौन कौन का? 3 + 4 इज 7 एंड 7 + 2 इज 9 और 9 + 4 इज 13। देन पेरीमीटर ऑफ दिस शेप इज 13, है ना सो जी। तो पेरीमीटर में हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ उस शेप की सारी बाउंड्री लाइन जो होती हैं यानी आउटलाइन जो होती हैं उन सबको ऐड कर देना है, और ऐड करके हमारा निकलता है उसका पेरीमीटर। तो अब आप पेरीमीटर तो समझे होगे ना, आपको रिवाइज करने में ध्यान भी आ गया होगा कि आपने पेरीमीटर क्या पढ़ा था। तो सीधे सीधे आपको ध्यान रखना, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ अ शेप। ओके, अब बात करते हैं अपने एरिया के बारे में। आपने पेरीमीटर में तो ये पढ़ लिया कि किसी भी शेप की चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है वो उसका पेरीमीटर कहलाता है, लेकिन क्या एरिया क्या होता है? तो एरिया के लिए हम पढ़ेंगे, जैसे आपके पास कोई एक शेप हो, ये है, ठीक है। अब इस शेप में अगर इसका पेरीमीटर निकालने को कहा था तो आपने इसकी सारी साइड्स को प्लस कर दिया, लेकिन एरिया साइड से नहीं निकलेगा। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया का मतलब ये होता है कि इस शेप के द्वारा या इस ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जितना एरिया ऑक्युपाइड किया जाता है, एरिया मतलब जितनी जगह ये घेर रहा है, ठीक है ना, उतना इसका एरिया कहलाता है, जितनी जगह ये शेप घेरेगा। ठीक है, जैसे अगर हमने आपसे कहा कि आपकी एक बुक है और इस बुक की पेरीमीटर क्या होगी, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, अपना स्केल उठाओगे और उसकी हेल्प से इसको मीजर करोगे, इसको मीजर करोगे, ये वाली साइड मीजर करोगे, ये साइड मीजर करोगे, और ये चारों साइड ऐड करके आप बता दोगे कि ये इसका पेरीमीटर हो गया, बस। लेकिन अब एरिया की बात करें तो कैसे करोगे? तो एरिया का मतलब ये हुआ कि आपकी जो ये बुक है ना, इस बुक ने जितनी जगह आपको घेरी है, कह सकते हो कि आपको ये बुक रखने के लिए अपनी टेबल पर या अपनी बेंच पर कुछ जगह की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो जगह जितना वो उसको स्पेस घेर रहा है वो उसका क्या कहलाएगा? वो इसका कहलाएगा एरिया। ठीक है, और एरिया कैसे निकालते हैं? तो हर शेप का एरिया निकालने का फॉर्मूला अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो हम अब अलग अलग शेप की एरिया के फार्मूला यानी एरिया निकालने के तरीके देखेंगे और उसका पेरीमीटर का भी फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि बेसिकली आपका जो पेरीमीटर है वो सारी साइड्स को ऐड करने के बाद निकल आता है, लेकिन इसका एक फार्मूला भी बनता है, ठीक है। तो उन सबको हम पढ़ेंगे। देखिए अलग अलग शेप के क्या क्या फार्मूले बनते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हमारा आएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है, देखो स्क्वायर आपको मालूम होगा इस टाइप का होता है, और इस स्क्वायर में आपकी जो साइड होती है वो चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। अब बात करो कि इसमें जो साइड होंगी वो कितनी? 4 साइड, और 4 साइड्स कैसे होंगी? इक्वल होंगी। तो क्यों ना पेरीमीटर का सीधा सीधा फार्मूला हम 4 × साइड लगा दें, है ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ नहीं आया हो तो ऐसे समझ लो, एक साइड इसकी कितनी है? एक ये है, एक साइड इसकी ये है, और एक साइड ये है, और एक साइड ये है, तो ये कितने हो गए इसके? 4 साइड हो गई, ठीक है। तो चारों साइड इक्वल है, तो चाहे हम 4 बार इसको 4 4 4 ऐड कर लें, 4 + 4 + 4 + 4, 4 टाइम ऐड करोगे तब भी इन सबका ऐड कितना आएगा? 16 आएगा। यस और नो? यस ना। या फिर सीधे सीधे हम क्या करें, 4 × 1 साइड ले लें। 1 साइड कितना? 1 साइड 4 है, तो 4 4 जाए तब भी हमारा आंसर कितना आएगा? 16 ही आएगा। तो हमें बस
अगर स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा तो सीधे सीधे हम उसका 4 इंटू साइड कर देंगे। साइड क्यों? क्योंकि सारी साइड उसकी इक्वल होती है और 4 साइड होती है, इसलिए 4 इंटू साइड करने के तुरंत बाद हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके एरिया की। तो एरिया अगर हमें इसे फाउंड आउट करना होगा, अभी देखो आपने देखा ना पेरीमीटर इसकी चारों बाउंड्री लाइन को ऐड करने के बाद पता चल गया। अब एरिया जो होगा, एरिया वो होता है जो कितना स्पेस ये ऑक्यूपाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी दो साइड को मल्टीप्लाई करा देना है। दो साइड कौन सी? कोई सी भी दो साइड। अब इसमें तो सभी बराबर होती, इक्वल होती हैं, तो हम इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का वो हो जाएगा हमारा साइड इंटू साइड। ठीक है, लेट सपोज अगर इसकी एक साइड 5 है तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो एरिया इज 25। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली चीज़ और होती है, अगर आपका सेंटीमीटर में है तो एरिया जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब आप कहोगे स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि देखो 5 सेंटीमीटर ये था मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर ये था। ठीक ना, अब आपको ये तो पता होगा कि दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई में होती हैं तो वो उतनी उसकी पावर बनाती हैं। तो अगर ये 2 टाइम्स आया है तो इसकी पावर 2 टाइम्स होगी। ठीक ना, नंबर्स का तुमने मल्टीप्लाई करा दिया, लेकिन सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से भी तो मल्टीप्लाई कराना होगा। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कराने का मतलब होगा उसकी 2 पावर्स है वहाँ पे। लेकिन पेरीमीटर में ऐसा नहीं होता, पेरीमीटर में आपको सिर्फ एक टाइम ही सेंटीमीटर लिखना होगा। ठीक है, अगर ये मीटर होता तो ओनली 1 टाइम मीटर होता, लेकिन एरिया में मीटर स्क्वायर लिखते हैं हम। अंडरस्टैंड? तो बस आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने होता है तो उसका फार्मूला होता है 4 इंटू साइड और एरिया का साइड इंटू साइड। ओके, और नेक्स्ट हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपने देखा होगा कि इसकी लेंथ और विड्थ अलग अलग होती है। ठीक है ना, इसमें दोनों चीज़ें सेम नहीं होती, लेकिन एक चीज़ होती है कि इसकी लेंथ दोनों बराबर होती है, विड्थ दोनों बराबर होती है। ठीक, तो इसके लिए हमने अगर फार्मूला लगाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ 2 टाइम्स होगी और विड्थ भी कितनी टाइम होगी, 2 टाइम्स होगी। तो पेरीमीटर का फार्मूला आप सीधे सीधे लिख लो, एक बार l प्लस बी ऐड करने के बाद उसका डबल कर दो। क्यों? क्योंकि दो बार आई हैं l और b, तो पेरीमीटर भी इसका क्या हो जाएगा, l और मल्टीप्लाई में l प्लस बी। ठीक है, दोनों को ऐड करके डबल कर दो, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। सेम अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा तो एरिया के लिए आप क्या करोगे, एरिया के लिए इसकी एल और बी का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, एल मतलब लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये इसका आपका आ जाएगा एरिया। तो आपको सिर्फ इतना फार्मूला ही याद करना है कि एरिया का अगर हम फार्मूला रेक्टेंगल में लगाएंगे तो वो लेंथ इंटू विड्थ होगी। ठीक है, और पेरीमीटर में 2l प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो आएगा हमारा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का मतलब यही होता है कि इसमें दो साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं। कौन कौन सी? ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ होता है इसमें, देखो ये रेक्टेंगल की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा तिरछा होता है। तो अब इसमें क्या है, इसका अगर एरिया निकालोगे तो इसमें भी देखो, अगर रेक्टेंगल का निकाल रहे तो l इंटू बी कर रहे थे, लेकिन यहाँ l इंटू बी नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ v इंटू एच करेंगे। अब h क्या होता है, h ही होता है। देखो पहले बात तो b इसका बेस होता है ये वाला। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का बेस है, तो b क्या मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, h से। h क्या होती है, ये देखो यहाँ से जहाँ से झुका होता है ये परपेंडिकुलर एक लाइन डालते हैं यहाँ पे, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो इसकी h यानी कि ऊंचाई कहलाती है, हाइट कहलाती है। ठीक है, तो ये हाइट इंटू विड्थ अगर हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एरिया का फार्मूला हो गया। अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो ईजिली वैसे ही निकाल लेंगे, इसकी ये साइड्स दी होंगी कुछ भी, तो इन साइड्स का आपको क्या करना है, प्लस करना होगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब एरिया की बात हम इसलिए अब आगे करेंगे क्योंकि एरिया डिफरेंट हो जाता है, पेरीमीटर तो आप ईजिली उनकी साइड्स को प्लस करके निकाल दोगे। ठीक है ना, तो इसमें आपको ये दोनों चीज़ें दी होंगी, हाइट और विड्थ यानी कि बेस, तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट शेप की तरफ। आपको बस ये माइंड में रखना है, हालांकि आप चाहो तो इनको एक बार याद भी कर लोगे और याद करने के बाद आप इजीली इनको अपने एक्सरसाइज में अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारी ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में आपने देखा होगा कि ट्रायंगल डिफरेंट टाइप के होते हैं, साइड बेसिस है ना। तो अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, आइसोसेल्स वो अलग हो जाएगा, स्केलिन अलग हो जाएगा। तो अब हमें बात करनी है ट्रायंगल की। मेन रूप से ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो आप उसकी साइड बेसिस निकाल लोगे। ठीक है, अगर इक्विलेटरल होगा तो 3 इंटू साइड कर देना, और अगर अलग अलग टाइप का होगा तो आप अलग अलग से उसका
साइड्स को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एरिया की। तो इस ट्रायंगल में एक बेस होता है, ये वाला बेस आपका, और इस बेस के अलावा एक हाइट होती है। हाइट कौन सी होती है? जहाँ से ये दोनों इसके इस वाले पॉइंट से नीचे एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं ना, और इस लाइन की जो हाइट होती है वही आपकी h बोली जाती है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ b इंटू एच, बी मतलब बेस और h इंटू एच। ये पैरेललोग्राम का ही हाफ है, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो आपने फार्मूला पढ़ा था उसका एरिया b इंटू एच था, तो इसका ये हाफ क्यों हो गया? हाफ इसलिए हो गया, अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करें ना इस टाइप से, तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। यस और नो? आप अगर सही से देखो तो ये देखो, ये इतना आपका पैरेललोग्राम बन रहा है ना, और उसका हमने क्या लिया? उसका हमने हाफ ले लिया। तो हाफ ले लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 2, 1 एंड 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी पैरेललोग्राम का हाफ कर लेंगे तो वो आपका ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब बात करते हैं सर्कल का। सर्कल में आपका दो चीज़ें मेन होती है, फर्स्ट इज रेडियस और सेकंड इज डायमीटर। तो रेडियस को r से लिखते हैं और डायमीटर को d से लिखते हैं। तो देखो इसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से और इसके यहाँ सर्कमफ्रेंसेस तक जो आपकी डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? वो रेडियस कहलाती है, ठीक है। और इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो सेंटर से होकर लाइन गई होती है वो डायमीटर कहलाती है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि जो रेडियस होती है ना वो डायमीटर से हाफ होती है। क्यों? क्योंकि अगर इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला दोगे तो ये डायमीटर बन जाएगी, और अगर आधी काउंट करोगे तो ये रेडियस कहलाएगी। तो इसलिए हमेशा डी का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो डी इक्वल टू 2r हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका सर्कमफ्रेंसेस, देखो अभी तक हम पेरीमीटर निकाल रहे थे, ऐसी सर्कल में भी पेरीमीटर होता है, वो सर्कमफ्रेंसेस कहलाता है, ठीक है। इसकी परिधि कहलाएगा। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है हमारा 2πr, ठीक है। तो 2πr मतलब कि ये जो पूरी लाइन है वो 2π और r से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ जो पाई है वो हमेशा आपको आपके क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू दी होगी, या तो इसकी वैल्यू 22/7 दी होगी या फिर 3.14 दी होगी, ठीक है ना। तो आपको जिस हिसाब से दी होगी उस हिसाब से वैल्यू पुट करके आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे रेडियस दी होगी किसी सर्कल की और आपको सर्कमफ्रेंसेस पूछा होगा, तो ईजिली निकल आएगा ना। सेम ऐसी एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो ये हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, ये पाई बोला जाता है हमारा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर। फिर से पाई की अगर वैल्यू दी है आपको आपके क्वेश्चन में तो आप इन दोनों के अकॉर्डिंग कुछ भी लगा लोगे, ठीक है, जो दी होगी। अगर नहीं दी होगी तो मोस्टली आप 22/7 ही लगाओगे, ठीक है। और आर स्क्वायर का मतलब हुआ रेडियस, रेडियस को 2 टाइम्स कर दोगे या उसका स्क्वायर निकाल लोगे। तो इस टाइप से किसी भी सर्कल का इन फार्मूलाज की हेल्प से एरिया, सर्कमफ्रेंसेस और डायमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो अगला हमारा है सेमी सर्कल। देखिए सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है, उसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सर्कल का हाफ सेमी सर्कल, इसमें भी आपका डायमीटर होता है, इसमें भी हमारी सर्कमफ्रेंसेस होती है, लेकिन हाफ होती है। अब इसमें सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि अगर आप इसका सर्कमफ्रेंसेस या पेरीमीटर निकालो तो देखो जब फुल का निकाल रहे थे तो उसमें हम डी मतलब डायमीटर को ऐड नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आ ही नहीं रहा था, ये तो ढका हुआ था इस वाली एरिया से, है ना। लेकिन अब इसको हमने हटा दिया तो ये वाला हमारा दिखेगा, और जब ये दिखेगा तो ये पेरीमीटर में आएगा। तो हमें क्या करना होगा? तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमें डी लिखना होगा और मल्टीप्लाई कराना होगा इसके हाफ का। तो वो पूरा होता है 2πr, 2πr का अगर आधा बचा तो कितना बचेगा? तो फिर हाफ हट जाएगा तो बचेगा πr। तो मतलब इसका जो हम निकालेंगे सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंसेस वो हमारा आ जाएगा d × πr। ओके, तो इस तरह से हम सेमी सर्कल का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी मोस्टली सारी शेप्स हो गई जिसकी आपको एक्सरसाइज में फाइंड आउट करना होगा, या तो पेरीमीटर या फिर एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जिसमें आपको एक अलग पार्ट को पूछा होगा कि इसका एरिया निकालो। कैसे? जैसे यहाँ देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपका क्या होगा, एक सर्कल दे दिया होगा। अब उन्होंने इस सर्कल में एक यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब इसको उन्होंने क्या कर दिया, बाकी बचे हुए पार्ट्स को सेड कर दिया। तो आपसे उन्होंने ये पूछना होगा कि इस सेड पार्ट का एरिया क्या होगा, ठीक है। जो सेड पार्ट है इसका एरिया क्या होगा। अब आप देख के ही बता सकते हो कि अगर हमें पूरे सर्कल का एरिया पता चल जाए
और साथ साथ में इस स्क्वायर का एरिया पता चल जाए तो हम साइड पार्ट का एरिया चुटकियों में निकाल देंगे। वो कैसे? देखो, अब हम इसको साइड पार्ट का एरिया निकालेंगे तो इसका आंसर ये होगा, द एरिया ऑफ साइड पार्ट इज, एरिया ऑफ साइड पार्ट वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ किसको? स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा साइड पार्ट का एरिया निकल आएगा। ठीक है ना। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है वो तो आपको पता ही है, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो आपको टोटल चीज़ें दी होंगी आपके क्वेश्चंस में कि इसका रेडियस कितना है इस सर्कल का। ठीक है, तो जिससे आप सर्कल का एरिया निकाल सकते हो, और साथ में इसकी एक साइड भी दी होगी स्क्वायर की, जिससे आप स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो। और बाद में आपसे साइड वाली एरिया का पूछेंगे तो आप ईजिली उसका आंसर दे पाओगे। सेम इसी तरह से क्वेश्चन और बनता होगा आपका, एक गार्डन है और इस गार्डन को हमने स्क्वायर या रेक्टेंगल में मान लिया होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके चारों तरफ एक पाथ बना गया होगा जिसमें आपसे पूछा गया होगा कि एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, इस टाइप से। ठीक है ना। तो इसके चारों ओर जो पाथ होगा, अब इसमें आपको क्या होगा, इस पूरी बाउंड्री की लेंथ दी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, और साथ ही साथ इस अंदर वाले पार्ट की भी लेंथ दी होगी, या फिर इसका एरिया निकलवा रहे होंगे तो। ठीक है, तो ये दोनों अगर दिए होंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा पहले पूरे का एरिया निकाल लेना है। ठीक है, और फिर अंदर गार्डन का एरिया निकाल लेना है। तो क्या करना होगा बाद में, फिर आप एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, मतलब कि एरिया ऑफ, अगर हम इसको ऐसे लेट कर लेते पी क्यू आर एस, तो ऊपर वाला हमारा हो जाएगा पी क्यू आर एस, और अंदर वाला अगर हम मान ले ए बी सी डी, तो माइनस कर देना होगा इसमें से एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ये क्या बचेगा, अगर पूरे में से इतना माइनस कर दोगे तो हमारा ये पाथ ही तो बचेगा। तो ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्वेश्चन और आगे बढ़ाएंगे तो वो ये कह सकते हैं कि इसमें कितनी ईंटें लग सकती हैं, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स भी पूछ सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको 1 ब्रिक्स की भी एरिया इन्होंने दे रखा होगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे लगाओगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको अगर कभी निकालनी पड़ जाए तो इसके लिए सीधे सीधे आपको एरिया ऑफ पाथ में डिवाइड कर देना है। एरिया ऑफ पाथ सबसे पहले निकाल के उसको डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, तो एक ब्रिक की एरिया से, एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एक ब्रिक की एरिया से आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इसका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, और सारे टॉपिक्स इसमें हमने कवर कर लिए हैं। जो जो आपको आने वाले हैं या जो जो आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, इन्हीं पे बेस्ड होंगे। अगर आप सही से इन फार्मूलाज को लर्न करके अप्लाई करना सीख गए तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, मेहनत करिए। वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो एक बार और देख लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे नंबर पे 90848496 और 46 पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको लर्न करोगे, पढ़ोगे और इसका बहुत सारा एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक बाय बाय।